नमस्कार, उड़ान आईएएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 फरवरी 2026 को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। उसी के संदर्भ में हमारे संस्थान ने सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस एमसीक्यू पैटर्न पे हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत मैं यशवंत सिंह राजपूत आपके समक्ष छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो आज अपन कराएंगे। तो याद रखना बेटा, हमारा ये जो सीरीज है उसमें मेरा ये पार्ट नंबर 2 है। मैंने आपको इससे पहले सप्ताह पे जितनी भी बेसिक चीज़ें थी जनजाति का, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, जनजाति प्रशासन है और इकोनॉमी सर्वे में जनजाति से संबंधित जितनी भी योजनाएं थे उससे संबंधित मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, ठीक है। तो आज अपन नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक चीज़ महत्वपूर्ण बता देता हूँ। जैसे उस दिन बताया भी था कि भाई जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, कला संस्कृति है, ठीक है ना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में और 20 में आए हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेटा 2024 में जनजाति कला संस्कृति से मैक्सिमम 18 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। वहीं 2023 की बात करें तो अपन 12 प्रश्न हम देख सकते हैं। 2022 में 9 प्रश्न, 2021 में 11 प्रश्न और 2020 में 14 प्रश्न, ठीक है ना। तो बेटा अगर औसतन देखा जाए ना तो ध्यान देना, अपन ये मान सकते हैं कि बेटा 14 से 15 प्रश्न एवरेज ना जनजाति कला संस्कृति से आने की संभावना बनी रहती है हर साल, ठीक है। तो बेटा अगर 50 में से आपका 14 से 15 प्रश्न अगर किसी एक ही पर्टिकुलर विषय से आते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो हमको इसको अच्छे से डीप में जा करके पढ़ाई करनी है और इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो अपन करते जाएंगे, एग्जाम तक करेंगे, ठीक है ना। तो ये ठीक है बेटा, बिना किसी समय का अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए एक बार अच्छे से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर अपन क्या करेंगे इसके बारे में जवाब देते हैं, ठीक है ना। देखिए, निम्न में से बैगा की उपजाति को पहचानिए, ठीक है। क्या दिया गया उत्तर देखिए, निम्न में से बैगा की उपजाति को पहचानना है बेटा। क्लियर है क्या? तो याद रखना जो हमारे पास बैगा है, बैगा जो हमारे पास है ना वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। कैसी जनजाति बताइए? विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है ना। कौन हमारे पास? बैगा। क्लियर है। और ध्यान रहे बेटा जो हमारे पास बैगा है ना, बैगा की जो उपजाति की अगर आप याद करना चाहो तो क्या क्या होता है देखिए। एक तो हमारे पास होता है बेटा बिंजवार होता है। एक क्या होता है बैगा की उपजाति? बिंजवार होता है, ठीक। एक हमारे पास होगा नाहर होता है, एक हमारे पास होता है राई होता है। क्या होता है? राई होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना, बिंजवार नाहर राई हो गया। अगला देखो, फिर हमारे पास होगा कुरगा होगा, ठीक है। कुरगा के बाद सावत होता है, सावत के बाद क्या याद रखना बेटा? कुंडी याद रखना। कितने हो गए? 6 याद रखना, ठीक है। तो बिंजवार है, नाहर राई है, कुरगा सावत कुंडी, ठीक है। देखिए बेटा अगला याद रखना है आपको, वन से याद रखना है, अगला आपको मैना से याद रखना है, अगला आपको तिया से याद रखना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बैगा की उपजाति को याद रखना। देखो बेटा मैंने 6 बता दिया भाई। क्या क्या हो गया? बैगा का एक बिंजवार हो गया, नाहर हो गया, राई हो गया, ठीक है। फिर कुरगा सावत कुंडी। देखो बेटा वन से याद रखना कोड़वन गोड़वन। क्या होता है बताइए? एक रहेगा कोड़वन, अगला हमारे पास रहेगा गोड़वन, ठीक है। ये बैगा की उपजाति रहेगी। मैना, एक आपको मिलेगा रै मैना। क्या मिलेगा बेटा? रै मैना। और बाद में क्या मिलेगा आपको? बाद मैना, ठीक है। तिया से क्या होगा? एक होगा नरोतिया, दूसरा होगा घरोतिया। एक होगा नरोतिया, दूसरा होगा घरोतिया, है कि नहीं। तो ये क्या है? बैगा की महत्वपूर्ण उपजाति है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई ऑप्शन पढ़ते हैं। याद रखना प्रश्न ये है कि बैगा की उपजाति को पहचानना है, ठीक है। नाहर है, राई है, बिंजवार है, कुरगा है, ठीक है बेटा। पांडल है क्या? नहीं बेटा, पांडल जो है ये बैगा की उपजाति नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा भाई। चलो, कुरगा सावत कुंडी नाहर ये चारों है बेटा, लेकिन गवठिया है क्या? गवठिया भी बैगा की उपजाति नहीं है बेटा, याद रखना इसको, ठीक है। अगला है बहरिया है, बिंजवार है, बियार है, बिरजिया है, जामिया। बेटा ये भी बिल्कुल नहीं है कि नहीं। बियार तो अलग जनजाति जो सरगुजा में निवास करती है, ठीक है यहाँ तक। अगला देखिए भाई, नाहर है, सावत है, राई है, बिंजवार है, कोड़वन है कि नहीं। देखिए बेटा इससे मैच कर रहे हैं ना, तो याद रखना इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा? ये वाला। तो ध्यान रख, इस प्रश्न को देने का महत्व ये है कि बेटा आपको ना उपजाति से संबंधित एमसीक्यू मतलब टॉपिक कवर करना है कि नहीं। यहाँ से प्रश्न आते हैं बेटा, याद रहेगा ना। तो पहला हमारे पास प्रश्न हमने लिया कि बैगा की उपजाति को पहचानना था, जिसमें हमने क्या क्या देखा? बिंजवार होता है, नाहर होता है, राई होता है, कुरगा सावत कुंडी होगा। उसके अलावा एक बेटा कोड़वन गोड़वन वन से निकलेगा, मैना से, राय मैना, बाद मैना, तिया से, घरोतिया, नरोतिया। ये है बैगा की महत्वपूर्ण उपजाति जो आपको याद रखना था, ठीक है ना। चलो बेटा आगे करते हैं।
अगला एक प्रश्न लेते हैं, देखिए ध्यान से। जनजातियों के परंपरागत व्यवसाय से जुड़े सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है बेटा, तो याद रखना, जब हम जनजातियों का आर्थिक जीवन पढ़ते हैं तो जनजातियों के आर्थिक जीवन को अगर प्री के बेसिस पे देखा जाए तो बेटा उसमें अपन पढ़ते हैं, एक परंपरागत व्यवसाय पढ़ते हैं, दूसरा कृषि के बारे में पढ़ते हैं जिसमें अस्थायी और स्थायी भी आता है, और तीसरा पेय पदार्थ होता है। ये 3 टॉपिक को स्पेशली अपन कवर करते हैं, प्री के लिए कवर करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें से आज हमारे पास एक टॉपिक हुआ है परंपरागत व्यवसाय को पहचानना है। देखिए भाई, पहला आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, पंडो जनजाति कांस्य शिल्प का कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो याद रखना, जो पंडो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था बेटा, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया था। ये मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था। ठीक है ना, तो इसका जो मेन काम है ना बेटा, कांस्य शिल्प, ये सही है ना, याद रखना, ब्रॉन्ज क्राफ्टिंग करती है ये। अगला, जो बिझिया जनजाति है गन्ना से फर्नीचर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो हमारे पास गन्ना से फर्नीचर बनाने का काम जो है ना, वो धुरवा और परजा लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं? धुरवा और जो परजा जनजाति है जो बस्तर में निवास करती है, वो क्या करती है, गन्ने से, केन से क्या करती है, फर्नीचर बनाती है। याद रहेगा ना? ठीक है बेटा, तो याद रखना ये वाला ऑप्शन गलत है। चलो भाई अगला करते हैं। भैना जनजाति भृत्य कार्य के लिए जानी जाती है। प्यारे बच्चों याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा, भृत्य के लिए कौन सी जनजाति फेमस है? भतरा। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में जो भतरा जनजाति है ना, वो भृत्य कार्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है कि नहीं भाई? याद रखना, चलो ठीक है। घरेलू कार्य के लिए गदबा जनजाति का नाम प्रचलित है। तो बेटा याद रखना ये सही है, गदबा जो है वो बस्तर में निवास करती है। याद रखना, गदबा जनजाति और भतरा जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये जो लोग हैं ना, उड़ीसा से अन्नम देव के साथ छत्तीसगढ़ में आए थे। किनके साथ आए थे? अन्नम देव के साथ एक भतरा जनजाति है, ठीक है, और साथ ही साथ एक गदबा जनजाति जो है बेटा, वो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए थे। इन लोग, भतरा लोग करते हैं भृत्य का काम करते हैं, और गदबा लोग जो है बेटा, वो गदबा लोग मेनली घरेलू काम करते हैं, है कि नहीं? तो याद रखना, ये पहला नंबर, चौथा नंबर सही है। अब ऑप्शन को मैच करते हैं बेटा। चलो भाई, जे के एल सही है क्या? तो बेटा याद रखना, के गलत था, के गलत था भाई, चलो ठीक है। जे और एम सही है क्या? सॉरी, जे और एम गलत बोला है बेटा, तो बिल्कुल ये तो सही है ना भाई, तो ये वाला बी भी गलत हो जाएगा। जे एल एम सही है क्या? तो प्यारे बच्चों याद रखना, एल भी गलत था, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाए बताइए? डी होगा। उत्तर क्या होगा बताइए? डी होना चाहिए भाई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने लिया था उपजाति से, दूसरा क्वेश्चन आज मैंने किससे लिया है? परंपरागत व्यवसाय से, अर्थात आर्थिक जीवन से। ठीक है ना, याद रखना बेटा। मैं एक बार और बताता हूं आपको, जनजातियों का जो आर्थिक जीवन है, जनजातियों का जो आर्थिक जीवन है ना, आर्थिक जीवन शैली है, प्री के लिए आपको 3 चीजें रेडी कर देनी है। ठीक है, पहला आपको इसमें रेडी करना है परंपरागत व्यवसाय, जितने भी 21-22 जनजाति है। ठीक है, जैसे बैगलों का काम क्या है, गदबलों का काम क्या है, गुड़ लोग का काम क्या है कि नहीं भाई, ओझा लोग का काम क्या है, कंवर जनजाति कौन सा काम करती है, तो ये सब याद रखना है। अगला, स्पेशली इनकी अस्थायी कृषि को याद रखना है। ठीक है, अस्थायी कृषि जनजातियों का। ठीक है, और तीसरा बेटा प्री के लिए आपको रेडी कर देना है पेय पदार्थ, कौन सा पेय पदार्थ कौन सी जनजाति पीती है, और उस पेय पदार्थ का निर्माण वो कैसे करती है। ठीक है ना, तो आर्थिक अगर जीवन शैली देखा जाए जनजातियों का, तो बेटा आपको ये 3 टॉपिक को अच्छे से डील करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन आज करवाया है, अगला चलते हैं। ध्यान देना, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। चलो भाई, आ ही गया ना, जो मैंने बोला था वो आ ही गया आपके सामने। देखिए ध्यान से, देखिए भाई, इनमें से किस जनजातीय में, किस जनजातीय पेय पदार्थ में चावल, कुटकी, गोंदली, बाजरा, क्या है बेटा वो, एक सेकंड, बाजरा का प्रयोग होता है। ध्यान देना भाई ना, हमारे पास क्या है? जनजातीय पेय पदार्थ। मैंने बोला था बेटा ये किसका टॉपिक है अपन, ये जो है वो हमारे पास जनजातियों के आर्थिक जीवन के अंतर्गत अपन लेते हैं। किसके अंतर्गत लेते हैं? जनजातियों के आर्थिक जीवन के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले याद रखना, इसमें पेय पदार्थ को अपन किससे बनाते हैं, है कि नहीं भाई? देखो बेटा, जो कोसमा पेय पदार्थ है ना, ये उरांव जनजाति के लोग इसका प्रयोग करती है। तो कोसमा पेय पदार्थ किस जनजाति, कौन सी जनजाति उपयोग करती है? उरांव जनजाति। याद रखना ये बेटा, ये कोसम बीज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कोसम बीज से इसका अपन निर्माण करते हैं। ठीक है ना, दाड़ना, पहले बच्चों याद रखना, जो हमारे पास दाड़ना पेय पदार्थ ना, मुरिया जनजाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। मुड़िया जनजाति के लोग है बेटा, मुख्य रूप से याद रखना, महुआ से दाड़ना पेय पदार्थ बनाते हैं।
ठीक है। और एक चीज याद रखना आप लोग, जब मुड़िया आदिवासी के जो सदस्य हैं जो घोटुल में निवास करते हैं ना, जब उन लोग मांदरी डांस करते हैं तो मांदरी डांस जब कंप्लीट होती है उसके बाद मुड़िया जनजाति के युवक है बेटा वो दाड़ना पेय पदार्थ पीते हैं, जो किससे बनाता है, महुआ से बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। इसमें ए और बी तो हो ही नहीं सकता और थर्ड डी भी नहीं हो सकता, इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए बेटा, हांडिया। ध्यान रहा हमारे पास जो हांडिया है ना, हांडिया पेय पदार्थ है वो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा में प्रचलित है। अर्थात इसका उपयोग कौन करती है, पहाड़ी कोरवा जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। याद रहेगा ये दाड़ना सॉरी ये हांडिया कैसे बनाती है, चावल, कुटकी, गोंदली और बाजरा के मिश्रण से बनाती है, ठीक है ना बेटा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा, है कि नहीं। तो देखिए भाई पेय पदार्थ में देखो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है ना बेटा, 2 ही प्रश्न पूछेगा। पहला, किस जनजाति में फेमस है, या कौन सी जनजाति इसका प्रयोग करती है। अगला, उसका निर्माण कैसे होता है। तीसरा, अगर पूछ भी ले तो बेटा इसका प्रचलन किस क्षेत्र में अधिक है। खत्म। ये 3 प्रश्न पेय पदार्थ से आपके पेपर में आ सकता है, प्री के पेपर में। कौन सी जनजाति उपयोग करती है, कैसे उसका निर्माण करती है, किस क्षेत्र में प्रचलन ज्यादा है, ये प्रश्न आपको पेय पदार्थ से मिलेगा आपके प्रारंभिक परीक्षा में। याद रखना बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलो भाई अगला लेते हैं बेटा। अगला हमारे पास है वो दलिया नहीं बेटा, दहिया है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक हमारे पास कृषि का नाम है दहिया। ध्यान से देखिए बेटा, कृषि का नाम हमारे पास क्या है, दहिया है, ठीक है ना। देखिए अब इससे संबंधित अपन क्या करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं। चलो बेटा ध्यान से देखना ना। तो देखो बेटा, देखो एक मैंने क्या बता दिया, परंपरागत व्यवसाय भी हो गया, दूसरा आपको पेय पदार्थ बता दिया, तीसरा हमारे पास क्या बेटा, अस्थायी कृषि। इस तरीके से आपको डील करना है बेटा एमसीक्यू, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो जो दहिया हमारे पास है उसका संबंध किस विषय से है। देखिए भाई ये सबसे पहले अस्थायी कृषि है, सही बात है। बस्तर क्षेत्र क्या है, क्या, देखो बेटा ध्यान से देखना, जो दहिया खेती है ना बेटा वो भतरा लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं, भतरा जनजाति के लोग करते हैं। देखो 2 नाम आता है भाई, अगर पूछे जाए दहिया कृषि कौन सी जनजाति करती है, अगला दाहिया कृषि कौन सी जनजाति करती है, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना दहिया कृषि भतरा जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। और जो दाहिया है बेटा ये कमार जनजाति के लोग करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं बताइए, जो कमार जनजाति है वो लोग करते हैं दाहिया कृषि करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हो बेटा दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो दहिया भतरा करता है, दाहिया कमार करता है, ठीक है ना। चलो बेटा अब पढ़ ही ले, तो एक चीज और बता देता हूँ भाई, एक हमारे पास होता है धारिया, होता है धारिया कृषि। तो ध्यान देना जो धारिया कृषि है वो बेटा गोड़ जनजाति के लोग करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, गोड़। वहीं पे ले लेते हैं बेवार, तो जो बेवार कृषि है ना वो करते हैं बैगा लोग करते हैं। कौन लोग करेंगे बेटा, बैगा लोग। यहीं पे आता है पेद्दा, कौन आता है, पेद्दा। तो पेद्दा कृषि जो है बेटा वो अभूजमाड़िया लोग करते हैं, ठीक है। अभूजमाड़िया जनजाति में जो अस्थायी कृषि है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, मंगलवार को जो वीडियो बताया था बेटा पिछले सप्ताह में ना, उस ये मैंने आपको बताया था अभूजमाड़िया जनजाति जो अस्थायी कृषि करती है ना वो पेद्दा है। लेकिन कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, इन लोग कघई कहते हैं। क्या कहते हैं, कघई। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एक और हमारे पास है बेटा पोड़ू। तो पोड़ू जो हमारे पास, पोड़ू सबसे पहले एक अस्थायी कृषि है जो कूंद जनजाति के लोग करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, कूंद। चलो भाई हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपने प्रश्न में वापस लौटते हैं। हमने ये देखा कि भाई दहिया कृषि कौन करता है, भतरा लोग करते हैं। और भतरा लोग कहाँ निवास करते हैं, मैं आपको बताया था बेटा बस्तर में। कहाँ निवास करते हैं, प्रमुख रूप से बस्तर। ये जो है ना अन्नम देव के साथ उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए थे। अन्नम देव कौन है बेटा, तो छत्तीसगढ़ राज्य में काकतीय वंश के संस्थापक हैं वो, है कि नहीं भाई, याद रखना इसको। चलो भाई तो ध्यान देना बस्तर क्षेत्र की अस्थायी कृषि है, सही है बेटा। ये वाला ऑप्शन तो सही दे दिया यार, चलो ठीक है। कमार जनजाति का अस्थायी कृषि है, नहीं बेटा, कमार के कृषि क्या बोलते हैं, दाहिया कहते हैं। ये क्या लिखा है, दहिया लिखा है। भतरा आदिवासी का पारंपरिक नृत्य है क्या, नहीं बेटा नृत्य नहीं है, ये कृषि है, तो ये भी गलत हो गया जी। यह जनजाति विवाह रस्म का यह जनजाति विवाह संस्कार का रस्म है क्या, नहीं बेटा, ये तो खाई खेती है, विवाह से संबंध है ही नहीं इसका। तो बेटा इसमें 3 ऑप्शन गलत है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है बेटा ना, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी क्या होता है ना, आपको प्रश्न का उत्तर तो पता रहता है लेकिन आप क्या करते हो, हड़बड़ी करते हो, ऑप्शन ढंग से पढ़ नहीं पाते और आपका
अनइंटेंशनली आपसे प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, तो बेटा इसको ना आराम से करना है डील। देखो भाई क्या बोला है, केवल एक कथन असत्य है, नहीं बेटा 3 कथन असत्य है। अगर बोलता कि केवल एक कथन सत्य है बोलता ना तो सही हो जाता, वो असत्य लिखा है ना तो चलो ठीक, गलत है। 2 कथन असत्य है क्या, नहीं बेटा 3 कथन असत्य है। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए बेटा, 3 कथन असत्य है, बात खत्म। 2 से अधिक कथन असत्य है क्या, भाई सही बोल रही है, तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है भाई, देखो अच्छे से कि भाई हमारे पास 3 कथन असत्य, इट मींस क्या होगा, 2 से अधिक कथन असत्य होगा, ठीक है ना। लास्ट देखते हैं, सभी कथन सत्य है क्या, बिल्कुल नहीं भाई। तो बेटा क्योंकि कथन नंबर 1 क्या था हमारे पास, सही था, है कि नहीं, इसलिए आपको उत्तर क्या होना चाहिए इसमें, सी होगा। उत्तर क्या होगा, सी होगा। तो ये है जनजातियों के आर्थिक जीवन से संबंधित 3 प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं। एक अस्थायी कृषि, दूसरा जनजातीय पेय पदार्थ, और तीसरा आपके पास क्या था, परंपरागत व्यवसाय। बेटा याद रखना, प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले इन 3 टॉपिक को अच्छे से डील करना है आपको अपने एग्जाम के लिए। क्लियर है कि नहीं। चलो बेटा अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, देखिए इनमें से, ठीक है, इनमें से एक सेकंड, इनमें से कौन सा कथन असंबद्ध है। बेटा देखो 4 कथन आपके पास है, लेकिन एक कथन जो होगा ना वो एक दूसरे से क्या करेगा, रिलेट नहीं करेगा, मतलब एक्स्ट्रा होगा वो, है कि नहीं। चलो भाई, जनजातियों में बोंगा अदृश्य अलौकिक शक्ति के प्रति आस्था एवं विश्वास का प्रतीक है। सही बात है बेटा। जब आप लोग जनजातियों का धार्मिक जीवन पढ़ोगे ना तो बेटा उसमें क्या करोगे, जनजातियों में कि धार्मिक जीवन में एक बोंगाबाद का कॉन्सेप्ट है। जनजातीय लोग देखो बेटा, अगर जनजातीय लोग के जीवन में कुछ भी समस्या आने वाली रहती है ना तो एक दिव्य शक्ति क्या करती है बेटा, स्वप्न के माध्यम से ना इनको सचेत करती है कि भाई कुछ गलत हो आपके साथ होने वाला है। तो इन लोग क्या करते हैं भाई, सावधान रहते हैं। दूसरा, जब भी जनजातियों किसी भी चीज आवश्यकता रहती है, इन लोग क्या करते हैं बेटा, फील करते हैं और विश मांगते हैं कि हे भगवान वर्षा करा दो, हे भगवान आज का काम बना दो। तो याद रखना, अगर ये काम बन जाता है कि नहीं, ये काम इनके अनुसार बनता है, और यही जो विश्वास है उसको इन लोग क्या बोलते हैं, बोंगावाद बोलते हैं, है कि नहीं। तो याद रखना बेटा, जो बोंगा है ना इनके लिए भगवान के तुल्य होता है, ईश्वर तुल्य होता है, याद रहेगा। इसलिए पहला जो ऑप्शन दिया है ना बेटा वो सही है, ये बोंगावाद है। दूसरा, इनके अनुसार बोंगा जो भगवान है, वर्षा कराती है, बुराई को नष्ट करती है, कल्याणकारी कार्य के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि भगवान है तो भाई वो सब काम कर सकता है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है ना। अगला, जनजातीय समाज का निषेधात्मक पक्ष के रूप में टैबू का पालन करते हैं। सही बात है यहां तक। देखो बेटा टैबू, टैबू का मतलब होता है नहीं करना है। जैसे अपन बोलते हैं ना भाई सनातन परंपरा में कि भाई नवरात्रि चल रही है, आपके घर वाले बोलते हैं आपके माता पिता, बेटा नॉनवेज नहीं खाना है, सावन का महीना है नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं खाना है ना भाई। तो बेटा कहीं लिखा है क्या, नहीं, लेकिन ये अपन क्या करते हैं, पालन करते हैं ना। तो जो नहीं करने वाली जो परंपरा है ना उसी को जनजातीय लोग क्या बोलते हैं, टैबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैबू बोलते हैं। याद रहेगा ना। तो ध्यान देना बेटा, ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे पास, सही हो गया भाई। चौथा पढ़ते हैं, जनजातीय समाज में टोटम समान होने पर विवाह संभव हो पाता है। देखो बेटा टोटम जो है ना, टोटम से ही जनजातियों में गोत्र का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, गोत्र का। तो बेटा अगर टोटम को ही गोत्र अपन मान लेते हैं ना, तो गोत्र अगर समान है तो प्यारे बच्चों विवाह हो सकता है, कि आपको भी पता होगा, अर्थात ये गलत है। ध्यान देना, जनजातीय समाज में अगर गोत्र समान है, टोटम समान है, इट मीन्स 2 परिवार के मध्य कभी भी विवाह नहीं हो सकता, वो भाई बहन माने जाते हैं। याद रहेगा। इसलिए अगर देखा जाए इसका उत्तर क्या लेंगे अपन, डी लेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है ना उसको अपन सही लेते हैं, याद रहेगा। चलो बेटा एक चीज और बताता हूं, ध्यान से देखना, क्लियर है क्या। इससे पहले मैं आर्थिक जीवन बताया था, तो बेटा जब भी प्रारंभिक परीक्षा देने जाओगे ना तो आपको जनजातियों का धार्मिक जीवन को अच्छे से डील करना है भाई, जनजातियों के धार्मिक जीवन को अच्छे से डील करना है। अब जनजातियों के धार्मिक जीवन में बेटा सबसे पहला ना, जितने भी जनजाति है उनके प्रमुख क्या करना है, देवी देवता का नाम पढ़ लेना है, देवी देवता का नाम पढ़ लेना है। जैसे बोलूंगा बेटा आपको, कंवर जनजाति के भगवान का नाम क्या है, सगराखंड। गोड़ जनजाति दुल्हा देव झलना देवी। बैगा जनजाति बुढ़ा देव। उरांव का क्या है बेटा, तो सरनाम आता है। और सूर्य भगवान को लोग क्या बोलते हैं, धर्मेश बोलते हैं, है कि नहीं। तो जितने भी हम, जैसे मुंडा जनजाति है बेटा सिंह बोंगा कहते हैं। प्रधान क्या बोलता है, परसा पेन बोलता है अपने भगवान को। तो जितने भी हमारे पास प्रमुख देवी जनजाति ने बेटा उसके देवी देवताओं का नाम आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जनजाति लोग कुछ डांस भी करते हैं। तो बेटा जब भी जनजाति लोग कुछ डांस करते हैं, कुछ भी पर्व मनाते हैं, कुछ गीत भी गाते हैं, ठीक है ना, तो
उससे पहले उन लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कर्मा डांस करते हैं बेटा, तो कर्मा डांस करते हैं करम सैनी माता को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। खम्ब सुमंग डांस करते हैं कोरकू लोग, तो बेटा उसमें वो लोग भगवान मेघनाथ की आराधना करते हैं, याद रहेगा, क्लियर है क्या। माओपाटा डांस करते मुरिया लोग सिरहा देव की आराधना करते हैं वो लोग, क्लियर है कि नहीं। अगला बेटा गेडी डांस करते हैं मुरिया लोग, तो बेटा उसमें भीमा देव अर्थात इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तो याद रखना जितने भी डांस है ना उसमें भगवान भी होगा, वो आपको कवर करना है, ठीक है ना। तो प्रमुख देवी देवता हो गया, नृत्य से संबंधित देवी देवता भी हो गया। अगला देखो बेटा, अगला अपन क्या करते हैं, जनजातियों में धर्म से संबंधित प्रमुख मान्यता होगा। तो मान्यता में ना 3 मान्यता को अच्छे से डील करना बेटा ना। देखो हालांकि मैंने एमसीक्यू करवाए हैं, तो एक आपको याद रखना इसमें बोंगावाद। बोंगावाद क्या है मैंने आपको अभी बताया है। बोंगावाद के बाद दूसरा मैंने आपको बताया बेटा टैबू के बारे में, नहीं करना है। जैसे कमार जनजाति के लोग दूसरे जनजाति के लोगों से अपने सिर का बाल नहीं कटवाएंगे, घोड़े को कभी टच नहीं करेंगे, मकाड़िया जो कमार होते हैं बेटा वो बंदर का मांस नहीं खाते हैं, है कि नहीं। तो जो नहीं करने वाली परंपरा उसी को टैबू कहते हैं। और तीसरा आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, धार्मिक जीवन में टोटमवाद। इन 3 टॉपिकों से डील करके जानना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, है कि नहीं। जब टोटम पढ़ लेंगे बेटा तो यहीं से अपन निकालते हैं, गोत्र निकालते हैं। तो जनजातीय समाज में गोत्र परंपरा का अलग से हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं, उससे संबंधित अपन एमसीक्यू करेंगे, है कि नहीं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा उसके अलावा ना बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, उसमें इस धार्मिक जीवन में और क्या क्या डील करना है ना। ये प्री के लिए बता रहा हूँ बेटा, इसको पढ़ के चले ही जाना है। हालांकि मैं एमसीक्यू कराऊंगा, मेरा जो एमसीक्यू कराना है बेटा वो तो मुझे 22 फरवरी को एग्जाम है ना, तो ये मान के चलोगे बेटा 15 फरवरी, हो सकता है 20 फरवरी तक हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करवाएंगे आपको। जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, संविधान का हो, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी का हो, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में जितने भी टॉपिक है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स रीजनिंग है, लैंग्वेज है, सबके एमसीक्यू बेटा एग्जाम होने तक अपन क्या करेंगे, कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ये हमारे पास हो गया। उसके बाद बेटा ये क्या करना है, जनजातियों में जो लोग सबसे पहले पुजारी होते हैं, अलग अलग जनजाति में पुजारी को अलग अलग नाम से जानते हैं, पुजारी के बारे में याद रखना। अगला जनजातियों के लोक ज्योतिष, बेटा ये तो पिछले साल 2024 पीएससी मेंस में आया भी है, लोक ज्योतिष के बारे में। लोक ज्योतिष याद रखना, एक होता है मेढ़ा गंतैया, एक होता है पंजियार, एक होता है जोगियार, एक होता है सिरहा। तो 4 प्रकार के लोक ज्योतिष बेटा ग्रंथ अकादमी पुस्तक में लिखा है, इसको पढ़ के जाना है आपको अच्छे से। तो पुजारी हो गया, लोक ज्योतिष हो गया बेटा। यहीं पे कर लेना है जनजातियों के रसोई घर। बेटा रसोई घर को भी मैं बेटा किचन को मंदिर मानो यार, सबसे पहली बात, क्योंकि बेटा किचन मंदिर है, इट मीन्स धार्मिक जीवन में पढ़ना है, इसको बिखराव करना ही नहीं है। रसोई घर हो गया। अगला बेटा घर को भी मंदिर मानो, जनजातियों के निवास क्षेत्र इसको भी यहीं पे डील कर दो, खत्म, याद रहेगा बेटा। एक काम कर दो, प्रसव घर, इसको भी यहीं पे डील कर दो। जितनी भी हमारे पास जनजातियों में ये जो टॉपिक है बेटा, इसको अच्छे से डील करना है, एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है। प्री में प्रश्न आता है बेटा, एक साथ ही पढ़ना ना, अलग मत पढ़ना। किसमें कवर कर देना बेटा, धार्मिक जीवन में। तो पुजारी को क्या बोलते हैं, लोक ज्योतिष को क्या बोलते हैं, रसोई घर को कई लोग लाल बंगला बोलते हैं, कई लोग रांधड़ घर बोलते हैं, कई लोग रांधलोना बोलते हैं, कई लोग ओजल बोलते हैं। तो ये सारा चीज आपको कवर करना है बेटा। निवास क्षेत्र याद है, हम पूर्व पढ़ रहे थे, माड़िया जनजाति के बारे में लोग क्या बोलते हैं, वेडुकुर्मा बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये सारा चीज आपको कवर करना है धार्मिक जीवन में, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेटा अब आते हैं एमसीक्यू में, फिर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप धार्मिक जीवन को, आर्थिक जीवन को जैसे मैंने बताया बेटा उस तरीके से डील करोगे। बिखरना नहीं बेटा, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर चीजें बिखराव बहुत है, ठीक है ना। चलो आगे लेते हैं। देखिए बेटा ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसकी महत्ता को समझ पाए तो। देखिए भाई, निम्न जनजातीय बोली को, ध्यान देना, जनजातीय बोली को प्रयोग किए जाने वाले जनजातीय समूहों के निवास के आधार पर, जनजातियों के निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में व्यवस्थित करना है बताइए बेटा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना। चलो बेटा इसको कैसे डील कर सकते हो, देखो अगर नहीं पता ना उत्तर, तो क्या करना है बेटा, जो कोई बोली है उसी को कोई कहते हैं। ये कोंध लोग करते हैं, कौन किनकी जनजाति बोली है, ये कोंध की बोली है, ठीक है ना। कुरुख, प्यारे बच्चों ये तो पता होगा यार, कुरुख कौन बोलता है, उरांव लोग बोलते हैं। उरांव जनजाति की बोली का नाम क्या है, कुरुख है, ठीक है। भरौटी, भरौटी, और अगला है भसौटी। इसी में दिक्कत हो सकता है आप लोग को, है कि नहीं भाई। अगला ध्यान रहे बेटा दोरला, अगला हमारे पास क्या है, दोरला। तो प्यारे बच्चों याद रखना, दोरला लोग दोरली बोलते हैं, खत्म।
है कि नहीं, याद रहेगा। भरोटी बोलता है बेटा माड़िया जनजाति के लोग, माड़िया लोग क्या बोलते हैं, भरोटी। और भसोटी बोलते हैं बेटा भारिया लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारिया। बेटा अब कोई अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार अच्छे से डील करो, चलो तो इसको डील करो बेटा, क्लियर है क्या, अच्छे से डील करो। ठीक है, इसका उत्तर देखिए भाई। तो बेटा अगर देखो जनजाति, प्रश्न क्या पूछा है, जनजाति बोली को प्रयोग किए जाने वाले जनजाति समूहों के निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करना। बेटा बेहतरीन प्रश्न नहीं है, लेकिन आप जनजाति भाषा कर दो यार। चलो बेटा शुरू करते हैं, फिर इसका उत्तर लेने की कोशिश करते हैं अपन, ध्यान से देखना है ना। तो बेटा ये बताइए, कोंध, उरांव, माड़िया, भारिया और दोरली में पहले कौन होगा भाई। तो याद रखना बेटा, हमारे पास जो कुरुख है पहले होगा भाई। पहला कौन होगा हमारे पास, कुरुख दिख रहा है कहीं पे, कुरुख पहला है, ये दे सी हो सकता है उत्तर। ठीक है, कुरुख के बाद नीचे में कौन होगा बेटा, कुरुख मतलब उरांव सरगुजा क्षेत्र में रहेगा। फिर कौन रहेगा हमारे पास, मुंगेली तरफ भारिया रहता है। मुंगेली तरफ कहाँ रहता है बेटा, भारिया रहता है। तो दूसरे नंबर में कौन होगा हमारे पास, भसोटी होगा। भसोटी भी सही है भाई, चलो ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, महासमुंद में कौन रहेगा, ध्यान देना। कोंध लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं, दिख रहा है वहां पे कोई, कोंध लोग रहते हैं। ध्यान देना, बस्तर क्षेत्र में कौन रहता है, माड़िया लोग रहते हैं। भरौटी सबसे नीचे बीजापुर में कौन रहता है, सॉरी बेटा सुकमा, सुकमा में कौन रहता है, याद रखना दोरला लोग, दोरला लोग रहते हैं सुकमा में, कोया लोग रहते हैं बीजापुर में। तो बेटा इस तरीके से ये वाला सही है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन था। हमने जनजाति बोली को क्या कर दिया है बेटा, जनजाति बोली जो भी जनजाति यूज करती है ना, उसको उनके निवास के आधार पर क्या करना है, उत्तर से दक्षिण में। बेटा आपने देखा होगा पीएससी हो या फिर व्यापम हो, एक प्रश्न पूछता है और बोलता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए, या फिर बोलता है बेटा कि पश्चिम से लेकर के पूर्व के क्रम में जमाइए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। वो प्रश्न का विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहता है उसको सॉल्व करने का। क्लियर है कि नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जनजाति बोली भी हमने कर लिया जी, चलो ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं जनजाति बोली से, चलो ठीक है। इनमें से किस जनजाति बोली का संबंध, ध्यान से देखना, इनमें से किस जनजाति बोली का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं है, बोल रहा है भाई ना। देखो भाई 3 भाषा परिवार है। एक याद रखना बेटा आपको, सबसे पहले ऊपर में जाओगे तो मुंडा भाषा परिवार, बीच में आओगे तो आर्य भाषा परिवार, नीचे में जाओगे तो द्रविड़ भाषा परिवार। तो मैंने अपने बच्चों को बोला भी था बेटा, इसमें ना अपवाद को याद करते हैं भाई। किसको याद करते हैं बेटा, अपवाद। जैसे देखो ये द्रविड़ है ना, द्रविड़, तो बेटा द्रविड़ में ना उरांव लोग आते हैं। हालांकि उरांव लोग कहाँ रहते हैं, ऊपर रहते हैं, है कि नहीं, याद रहेगा। हल्बा लोग नीचे रहते हैं बेटा, लेकिन हल्बा लोग किस में आते हैं, आर्य भाषा परिवार में आते हैं। किस में आते हैं, आर्य भाषा परिवार में आते हैं। यहीं पे पंडोबी आता है, याद रहेगा आप लोग को, क्लियर है ना। देखो भाई आपको पहचानना है कि भाई द्रविड़ भाषा परिवार में, तो प्यारे बच्चों उरांव जो है ना, उरांव वो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये वाला ऑप्शन सही है ना, उरांव क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार में ही आता है। अगला बेटा कोई और जो कुंद है ना, ये भी आता है द्रविड़ भाषा परिवार में। माड़िया लोग माड़ी बोलते हैं, ये भी आता है। बेटा गदबी बोली ना, गदबा लोग आते हैं। देखो ध्यान देना, अपवाद है भाई। गदबा लोग रहते हैं बस्तर में, गदबा लोग बोलते हैं गदबी। और जो गदबी भाषा पर गदबी वो बोली ना बेटा, वो किस में आता है प्यारे बच्चों, याद रखना, जो गदबी बोली है ना, वो मुंडा भाषा परिवार में आता है। किस में आता है, मुंडा भाषा परिवार में आता है गदबी बोली। समझ पाए आप लोग, ठीक है, किस में आता है, मुंडा भाषा परिवार में। क्लियर है क्या। और वही बोला कि भाई कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार नहीं है, तो भाई उत्तर बताना हो सकता है कि आपको बताइए। तो इसमें उत्तर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। तो बेटा जब भी देखो, एक चीज मैं कह रहा हूं ना, बोला भी था, अगर भाषा परिवार पढ़ोगे बेटा तो इसमें ना केवल और केवल अपवाद को पढ़ना जी, अपवाद को। अपवाद याद है तो बन जाएगा। अपवाद के साथ साथ बेटा आपको ना इसमें जनजातियों का निवास याद रखना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा कौन सी जनजाति किस जिले में रहती है, किस दिशा पे। तो बोली वाला जो टॉपिक है फिर आप आराम से क्लिक कर लेंगे, है कि नहीं। रटना बस मत बेटा, पहले जनजाति निवास को अच्छे से याद रखो, फिर अपवाद याद रखना है, ठीक है ना यहाँ तक। चलो भाई उम्मीद करता हूँ बेटा कुछ काम का होता, काम आएगा क्वेश्चन आप लोग का, है कि नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हालांकि एकदम 1 लाइन प्रश्न है बेटा, लेकिन याद रखना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, सामाजिक दृष्टि से
उच्च जनजाति की पहचान करें। यह प्रश्न पीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, फिर भी मैंने आपके समक्ष रखा है बेटा, ध्यान देना। आपके पास आप ऑप्शन में इसको देखो ना यार, ऑप्शन देखो ध्यान से। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति की पहचान करना है, कहने का मतलब याद रखना छत्तीसगढ़ में उस जनजाति समूह की पहचान करो जो सामाजिक दृष्टि से सबसे, देखो बेटा ऐसा प्रश्न आता है कि भी आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत जनजाति, सामाजिक दृष्टि से सबसे मजबूत जनजाति, सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे मजबूत जनजाति, साक्षरता के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति। ऐसे प्रश्न आपने डील किया होगा बेटा एमसीक्यू में, है कि नहीं? तो ध्यान देना, हमारे पास एक प्रश्न है, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध कौन है? हल्बा लोग हैं बेटा। सांस्कृतिक रूप से कौन है बेटा? मुरिया लोग हैं। साक्षरता के रूप में कौन है बेटा? उरांव और हल्बा है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखो बेटा, यहाँ पे बोलोगे भाई गोंड है, गोंड से भी बड़ा राजगोंड है, तो बेटा राजगोंड लोग तो राजा थे बेटा, है कि नहीं? लेकिन याद रखना सामाजिक दृष्टि से जो सबसे उच्च जनजाति है ना बेटा, वो भतरा है। क्या है बताइए? भतरा जनजाति को अपन क्या मानते हैं? सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च जनजाति मानते हैं। ऑप्शन में कभी भतरा है क्या? नहीं, इसलिए उत्तर क्या होगा हमारे पास? डी होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को रेडी करना है बेटा ना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, और सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन है, ये आपको याद रखना था। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं बेटा ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है क्या? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, पढ़िए एक बार अच्छे से। अभी जो मैंने बताया था, इनमें से किस जिले में कोया जनजाति का निवास है? इनमें से किस जिले में कोया जनजाति का निवास है? देखिए एक बार अच्छे से आप लोग, ठीक है। देखिए भाई बेटा याद रखना आपको, एक सेकंड भाई ये हैंग कर रहा है। जनजाति निवास को अच्छे से डील करना है, क्योंकि एक प्रश्न जनजातियों के रेसिडेंस से अर्थात जनजातियों के निवास से आता है। ठीक है ना, याद रहेगा बेटा। मैं किसी दिन क्या करूंगा यूट्यूब में ना, जनजाति निवास का एक अलग से क्लास कर दूंगा 10 मिनट का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग बोलोगे तो बेटा कमेंट करके बताना अगर चाहिए होगा तो। ठीक है ना, चलो ठीक है। इनमें से किस जिले में कोया जनजातियों का निवास है? तो प्यारे बच्चों याद रहा, मैंने आपको अभी बताया था बीजापुर। क्या है? बीजापुर। देखो बेटा जब अपन बस्तर संभाग पढ़ते हैं ना, तो बेटा सुकमा में सिंगल पूछेगा तो दोरला याद रख लेना जी, दोरला। ठीक है, बीजापुर में सिंगल पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग बेटा? कोया को याद रखना है। किसको याद रखोगे? कोया को। ठीक है, चलो। बस्तर में सिंगल पूछेगा तो बेटा प्रारंभिक में आपको भतरा को याद करना है। भतरा के बाद किसको याद रखना है? गदबा का। इसको याद रखना बेटा। अब देखो हल्बा लोग का बेल्ट याद रखना। हल्बा लोग का बेल्ट देखो बेटा, हल्बा जनजाति ना बस्तर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बस्तर। ऊपर में कहाँ रहेंगे बेटा? कोंडागांव में। ठीक है ना, फिर कहाँ रहते हैं बेटा? कांकेर में। कहाँ रहते हैं? कांकेर। फिर कहाँ रहते हैं? बालोद, रौंडी क्षेत्र। फिर कहाँ रहते हैं बेटा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये बेल्ट दिख रहा है बेटा, ये बेल्ट आयरन ओर का बेल्ट है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। और यहीं पे कौन रहता है? हल्बा। कौन रहता है? हल्बा, जो आर्थिक रूप से सबसे क्या है? मजबूत है। याद रहेगा। तो दिखना 5 जिला जो मैंने आपको दिखाया ना वहां पे, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है ना। सेम चीज मुरिया का जब बेल्ट पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे उसमें कांकेर पढ़ेंगे, नारायणपुर पढ़ेंगे, कोंडागांव पढ़ेंगे, बस्तर। ये बेल्ट देखो, कांकेर का बेल्ट रहेगा, नारायणपुर का बेल्ट रहेगा, कोंडागांव का बेल्ट रहेगा, बस्तर। ये जो दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे मुरिया लोग ज्यादा रहते हैं। कौन लोग ज्यादा रहते हैं? मुरिया लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। मुरिया जनजाति का मैक्सिमम बस हाट यही मिलेगा आपको। ठीक है ना, चलो इसको डील करेंगे बाद में। उम्मीद करता हूं बेटा ये प्रश्न क्लियर होगा। कहने का मतलब याद ना, जनजाति निवास को अच्छे से रेडी करना है। मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूं प्लीज उसको अच्छे से डील करना है। यकीन मानो आपके जितने भी प्रश्न जनजाति से आएंगे सब रेडी होंगे। याद रहेगा ना बेटा? ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हम जनमन पढ़ते बेटा, जनमन पढ़ना चाहिए आपको। अगर जनमन में जनजातियों से कला, छत्तीसगढ़ की कला या फिर संस्कृति से संबंधित कुछ भी अगर महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे मिलेगा तो बेटा उसको भी मैं क्या करूंगा? एमसीक्यू में लाऊंगा आपके समक्ष। ठीक है ना, मैं बोला हूं एग्जाम तक अपन ये सीरीज चलाएंगे। ठीक है ना, चलो बेटा ध्यान से याद रहेगा ना। देखिए भाई
ध्यान रहे बेटा, जनजाति बिजिया जो अभी छत्तीसगढ़ में पहले अपन पढ़ते थे, याद है छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति है, अभी पढ़ते हैं 43। तो 43वां कौन है भाई? वही है वो बिंजिया। कौन है बेटा? बिंजिया। तो ध्यान देना, बिंजिया जनजाति के संबंध में सत्य कथन की पहचान करे बोल रहा है। बिंजिया जनजाति के संबंध में सत्य कथन की पहचान करने बोल रहा है बेटा। करते हैं, चलो भाई। अच्छा, ये प्रश्न देने का तात्पर्य ये था बेटा कि हो सकता है किसी बच्चे के पास इसका कंटेंट नहीं होगा, तो मैंने सोचा भाई चलो एक काम करते हैं, बिजिया जनजाति का पूरा कंटेंट अपने बच्चों के सामने ले आते हैं ताकि उनको काम आए एग्जाम में। हो सकता है बेटा पेपर में आ जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। चलो ठीक है, देखो जो बिजिया जनजाति है ना, यह झारखंड उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। प्यारे बच्चों सही है। ध्यान रखना, बिजिया जो जनजाति है बेटा वो छत्तीसगढ़ में तो नया नया है ना, लेकिन इससे पहले वो झारखंड और उड़ीसा की जनजाति बन चुकी थी बेटा, याद रखना। तो पहला वाला सही है भाई, ठीक है ना। दूसरा, सितंबर 2022 में संसद द्वारा बिजिया को छत्तीसगढ़ की जनजाति सूची में जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। ये भी सही है बेटा। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में जो 43वां जनजाति कौन है? बिंजिया है। कब जोड़ा गया संसद के द्वारा? तो क्या बताओगे? तो याद रखना बेटा, सितंबर 2022 में। आपको पता होगा किसी भी वर्ग को जनजाति का दर्जा कौन दे सकता है? राष्ट्रपति देगा केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर कौन देगा? राज्यपाल। तो ध्यान में जो बिंजिया को अगर देखा जाए, किसने जनजाति का दर्जा दिया? हमारा राष्ट्रपति जी ने दिया है, याद रहेगा। चलो ठीक है, अगला करते हैं। बिजिया जनजाति अपनी मूल निवास किसको मानती है? तो ध्यान रख, विंध्य घाटी में स्थित कोला नगरी को मानती है बेटा। ये भी सही है, याद रखना। तो जो बिंजिया जनजाति है उनका मूल निवास क्या है बताइए? विंध्य घाटी में स्थित कोला नगरी। याद रखना बेटा, क्या है बताइए? जो बिंजिया जनजाति है उनका मूल निवास किसको मानते हैं अपन? तो ध्यान देना, विंध्य घाटी में स्थित जो कोल नगरी है वही क्या है? बिंजिया जनजाति का मूल निवास है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके पास। क्लियर है? चलो ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा व रायगढ़ में इनका संकेंद्रण अधिक है बेटा। ये भी सही है, याद रखना। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इन लोग कहाँ रहते हैं? सरगुजा में रहते हैं और रायगढ़ में रहते हैं, लेकिन दोनों में मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? सरगुजा। सबसे ज्यादा सरगुजा में रहते हैं भाई लोग, ठीक है। अगला, यह जनजाति असुर, झगरिया, पहाड़िया, दंड भिंजिया, ठीक है ना। देखो बेटा, इस जनजाति के 4 उपसमूह हैं। उपसमूह को कैसे याद रखोगे? ध्यान देना, असुर बिजिया, झगरिया बिजिया, पहाड़ी बिजिया, दंड बिजिया, 4 उपसमूह में डिवाइड बेटा। ये ऑप्शन भी सही है, मैंने बोला था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले बिंजिया क्रूड हिंदी बोलते हैं जिसे जसपुरी कहते हैं बेटा। ये भी सही है, याद रहेगा। मैं आपको बोला था बेटा कि भाई बिंजिया जनजाति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय है मैं आपके सामने लाया हूं, तो याद रखिए ये सभी के सभी उत्तर सही है ना। क्लियर है कि नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो बेटा मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस प्रश्न को पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि नया जनजाति हो सके उससे संबंधित अगर एमसीक्यू आता है तो आपको लगाने हैं। ये आपके पास है 6 टॉपिक, और यकीन मानो ये 6 ही इस जनजाति के बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन है। इतने से ही प्रश्न आएगा। आप कहीं भी जाके देख लो बेटा, बिंजिया के बारे में ये टॉपिक ही सबसे अलग है। बाकी अगर कोई पुस्तक वाला क्या करता है, कोई लिखता बेटा तो वो क्या करेगा? कॉमन ही लिखेगा ना। लेकिन ये यूनिक चीजें हैं बिंजिया के बारे में जो आपको याद रखना है, ठीक है ना यहां तक। चलो बेटा, तो ये हो गया बिंजिया। आगे करते हैं, चलो भाई अगला अपन करते हैं, जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ है लेखक के बारे में दिया है और दूसरा किसके बारे में दिया है? उनसे संबंधित पुस्तक। चलो बेटा, एक है टीबी नायक। क्या है हमारे पास? टीबी नायक है ना, ये टीबी नायक है। क्लियर है? ध्यान रखना, टीबी नायक ने 2 पुस्तक लिखा है। एक लिखा है द भील। टीबी नायक के पहले पुस्तक का नाम क्या है बेटा? द भील, और दूसरे पुस्तक का नाम है द अबूझ माड़िया। टीबी नायक का 2 पुस्तक है, एक हमारे पास है द भील और दूसरा हमारे पास क्या है? द अबूझ माड़िया, ठीक है बेटा। तो इसको सुधारना, तो दूसरे का उत्तर क्या मिलेगा? सॉरी, एक का उत्तर क्या है? 2 है, याद रखना। ये अबूझ माड़िया है बेटा ना, थोड़ा सा गलत हो गया, प्रिंट मिस्टेक है। ये क्या हमारे पास? अबूझ माड़िया, ठीक है। चलो भाई याद रहेगा, ठीक है। डी हाजरा एक लेखक है बेटा, याद रखना। इनके पुस्तक का नाम है द दोरला ऑफ बस्तर। द दोरला ऑफ बस्तर किसने लिखा है? तो क्या बताओगे? मिस्टर डी हाजरा ने लिखा है। केदारनाथ ठाकुर, बेटा ये तो पता होगा, बस्तर भूषण। क्या है?
बस्तर भूषण किसने लिखा है? केदारनाथ ठाकुर। श्यामाचरण दुबे, SC दुबे, इन्होंने लिखा है द कमार। क्या लिखा है बेटा? द कमार। तो देखिए भाई, ए का उत्तर 2 है, बी का उत्तर 3 है और सी का उत्तर 1 है। तो 2 3 1 4 कहीं पे दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो याद रखना इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ठीक है ना? तो याद रखना। अब देखो भाई, हमने कौन सा टॉपिक रेडी किया आपके सामने, बताइए तो। देखना बेटा ध्यान से, आपको क्या कवर करना है भाई आपके एग्जाम के लिए? जनजातीय, जितनी भी हमारे पास जनजातीय पुस्तक है, ठीक है ना बेटा, याद रखना जनजातीय पुस्तक आपको रेडी करना है। ठीक है, आता है जितने भी मेन चीजें हैं, जैसे एल्विन साहब के बारे में, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, द बैगा, द अगरिया, द गोड़, ये किसने लिखा है? एल्विन साहब ने लिखा है। अगला द मुड़िया मर्डर एंड सुसाइड, ये भी किसने लिखा है बेटा? एल्विन ने लिखा है, याद रहेगा। सेम जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने लिखा है। द माडिया गॉड्स ऑफ बस्तर लिखा है बेटा उन्होंने। दयाशंकर नाग, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी लिखा है बेटा। क्लियर है कि नहीं? जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको पढ़ना है। ठीक है ना? चलो, तो जनजाति बुक के बाद अगला हमारे पास जो प्रश्न रहेगा, ध्यान देना, ये बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन का नाम क्या है? अच्छे से देखिए। चलो एक सेकंड ना, देखिए भाई, बादल, बादल का पूरा नाम क्या है बेटा? तो ध्यान देना, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लैंग्वेज। बादल का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लैंग्वेज। क्लियर है कि नहीं? इसकी स्थापना कब हुआ है और कहां हुआ है, जी आपको पहचानना ही भी। ठीक है ना? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लैंग्वेज का स्थापना याद रखना कहां हुआ है, कब हुआ है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसकी स्थापना ना 2021 में हुई है। कब हुई है? 21, याद रहेगा, बस्तर में हुआ है। सही बात है। जो बादल है ना बेटा, वो अपने आप में एक संस्था है जिसकी स्थापना 2021 में बस्तर में हुआ है। आपको इसमें ये याद रखना है कि बेटा ये बस्तर के किस गांव पे है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये आपको मिलेगा बस्तर के आसना गांव में। किस गांव में मिलेगा? बस्तर के आसना गांव में। ठीक है ना? पढ़िएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा ध्यान देना बेटा। आपको एक काम देता हूं, आप कमेंट करके बताइए, इसमें ना एक प्रशासनिक भवन है बस्तर, जो हमारे पास एकेडमिक है ना, प्रशासनिक भवन का नाम किनके नाम पर है? दूसरा, वहां पे जो लाइब्रेरी है, ठीक है बेटा, वो किसके नाम पर है? आपको कमेंट करके बताना है। बादल जो एकेडमी है, वहां का जो प्रशासनिक भवन है वो किनके नाम पर है, और दूसरा वहां का जो लाइब्रेरी बेटा वो किनके नाम पे, हमें आपको कमेंट करके बताना है बेटा, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है ना? चलो भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र को पहचाने बोल रहे बेटा। अब मैंने थोड़ा सा लिया जनजाति प्रशासन। ठीक है ना? याद रखना, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। कितना हमारे पास विधानसभा सीट है बताइए? छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा सीट है कि नहीं? जो यूआर में, ठीक, एसटी में और एससी में डिवाइड है। यूआर के लिए देखा जाए तो बेटा 51 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 29 सीट आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 सीट आरक्षित है कि नहीं? याद रहेगा। तो आपको यह प्रश्न पूछा है, ऑप्शन में कौन कौन से ऐसे सीट हैं जो केवल एसटी के लिए क्या है? आरक्षित है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा प्रश्न क्लियर होगा आपको। देखिए भाई, एक है प्रतापपुर, एक है सिहावा, एक है पाली तानाखार। बेटा ये सूरजपुर का है, ठीक है, और ये एसटी सीट है। ये धमतरी का है, ये भी एसटी सीट है। ये पाली थानाकार बेटा कोरबा का है, ये भी एसटी सीट है। डोंगरगढ़ याद रखना प्यारे बच्चों, ये शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शेड्यूल कास्ट का है। तो ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा है? जनजाति के लिए पूछा है, तो बेटा इसलिए डोंगरगढ़ नहीं है ना, है डोंगरगढ़ ऑप्शन पे नहीं होना चाहिए। तो उत्तर क्या है देखते हैं, JKL। बिल्कुल बेटा JKL ही होगा, क्योंकि जहां पे M होगा वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एसटी सीट याद रहेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, जितने भी एसटी सीट है ना 29, वो ट्रिक लगा करके आपको याद रखना है कि नहीं? और सेम चीज जो हमारे पास एससी सीट है बेटा, जैसे डोंगरगढ़ हो गया। क्लियर है क्या? ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे याद रहेगा बेटा। अहिवारा हो गया, आरंग हो गया, सब कौन सी सीट है? एससी सीट है, जो आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? तो बेटा ये क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न लिखते हैं। देखो बेटा ये तो पता होगा, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते
किस जनजाति के थे? तो ध्यान रहे बेटा, आपने देखा होगा अभी राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला होगा। क्या मिला होगा? राज्य अलंकरण पुरस्कार मिला है। मिला कि नहीं मिला है? बोले क्लियर है ना? तो जो हमारे पास राज्य अलंकरण पुरस्कार है, इसका मैंने अभी तक एमसीक्यू नहीं बताया बेटा, इसका एमसीक्यू अलग से कराऊंगा मैं, ये रटवा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो ध्यान देना, आप देखते भी होंगे कि बेटा जो आदिवासी सेवा है और जो उत्थान है, याद रहेगा, आदिवासी सेवा और उत्थान के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति या संस्था उल्लेखनीय कार्य करता है उसको हम क्या करते हैं? भंवर सिंह पोर्ते सम्मान देते हैं। कौन सा सम्मान देते हैं? भंवर सिंह पोर्ते सम्मान देते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो भंवर सिंह पोर्ते साहब है ना, वो गोंड जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? गोंड जनजाति के थे। याद रहेगा? क्लियर है क्या? चलो ठीक है। अब आपका एक बेटा आपको कमेंट करके बताना है, अगर भंवर सिंह पोर्ते जी गोंड जनजाति के थे तो बेटा भंवर सिंह पोर्ते का संबंध किस जिला से है? ठीक, याद रखना, भंवर सिंह पोर्ते का संबंध किस जिला से है, और भंवर सिंह पोर्ते साहब ने कौन सा संस्था या संगठन बनाया था, जी भी आपको कमेंट करके बताना है बेटा। इसको रेडी करना है ना भाई। आपने बस अभी तक यही पढ़ा है कि भंवर जनजाति, जो भंवर सिंह पोर्ते हैं वो गोंड जनजाति के थे, किस जिले से थे और किस संगठन से संबंधित थे, आपको बताना है कमेंट करके। क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास प्रश्न हो गया भंवर सिंह पोर्ते, यही तो पूछेगा ना जी आपके एग्जाम पे। अगला देखिए भाई, अगला आपके पास क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़े असत्य कथन को पहचानना है। बेटे याद रखना, इसके बारे में जो असत्य कथन है ना उसको पहचानना है, ठीक है क्या? देखो बेटा, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिए भाई। इसकी स्थापना 12 नवंबर 2000 को हुआ है, सही है बेटा, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना है? 12 नवंबर वर्ष 2000 को, ठीक है ना। इसमें अध्यक्ष एक होता है, उपाध्यक्ष भी एक होता है, सदस्य 4 होते हैं, सही है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा? रायपुर के सिविल लाइन पे, ये भी सही है। चौथा पढ़ते हैं, यह आयोग अपना प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट किसको देती है? तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को देती है। गलत है बेटा, याद रखना, चूंकि वो राज्य आयोग है ना, इसलिए वह अपना रिपोर्ट किसको देगी? राज्यपाल को देगी, गवर्नर ऑफ स्टेट को देती है, याद रहेगा ना, ठीक है। तो बेटा अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना है? 12 नवंबर वर्ष 2000 को, मुख्यालय है रायपुर के सिविल लाइन पे, अध्यक्ष एक होगा, उपाध्यक्ष भी एक होगा, सदस्य 4 होते हैं। आपको कमेंट करके यही बताना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है बेटा। ये करंट अफेयर्स हो गया आपका, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा बेटा ये कमेंट करके बताओगे आप लोग। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। फिर पढ़िए बेटा, इनमें से असंबद्ध कथन को पहचानना है, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम में आया था शायद, अभी जो एडीए का एग्जाम हुआ था ना उसमें शायद ये प्रश्न आया था बेटा, ध्यान से देखना। असंबद्ध कथन को पहचानना है ना। देखो, परिहार संबंधित नातेदारों के मध्य आदर भाव पाया जाता है, परिहार और परिहास, ठीक है बेटा। ध्यान देना, एग्जाम्पल बता देता हूं। परिहार का मतलब होता है ससुर और बहू। परिहार का मतलब क्या होता है बेटा? ससुर और बहू दोनों के बीच आदर का भाव रहेगा, ठीक। परिहास बेटा याद रखना, ननंद और भाभी दोनों के बीच हंसी मजाक रहता है, देवर और भाभी, है कि नहीं? क्लियर है ना। तो जिनके बीच हंसी मजाक का संबंध हो परिहास कहलाता है, जिनके बीच आदर भाव का संबंध हो उनको अपन परिहार संबंध कहते हैं। चलो देखते हैं भाई। तो परिहार जो है संबंधित नातेदारों के मध्य आदर भाव पाया जाता है, सही है भाई। ये परिहार संबंध में एक दूसरे को छूना, समीप से गुजरना मना होता है, ये भी सही है बेटा ना, आदर भाव है, ठीक है ना। मतलब क्लियर है, याद रहेगा आपको, ठीक है ना। जेठ बहू, दामाद सास, जेठ और बहू, दामाद और सास के मध्य परिहार संबंध पाया जाता है। बेटा हमें बोला था कि भाई जेठ और बहू इनके बीच परिहास नहीं होगा, परिहार होगा, है कि नहीं? याद रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है नहीं, याद रखना बेटा। परिहास संबंध में एक दूसरे से हंसी मजाक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा। ध्यान देना, ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सी जो है ये 3 में से क्या है? 4 में से एक एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा प्रश्न था, याद रहेगा ना। इसको देखिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा।
तो याद है ना, परिहास परिहार से प्रश्न आया हुआ था आपके पेपर पे, तो उससे संबंधित जितने भी मेन टॉपिक था वो मैंने आपके सामने ले आया है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। सोनाबाई रजवार, बेटा याद रखना, ये तो पढ़ा ही होगा इनके बारे में। सोनाबाई रजवार के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। चलो भाई देखते हैं। तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले जो हमारे पास सोनाबाई रजवार है ना बेटा, वो रजवार शिल्प की कलाकार है, रजवार शिल्प की कलाकार है। रजवार शिल्प ना बेटा मिट्टी शिल्प का एक भाग है। किसका भाग है? मिट्टी शिल्प का भाग है, याद रखना। और ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास मिट्टी शिल्प है ना, वो भित्ति चित्र का भाग है। किसका भाग है? भित्ति चित्र का भाग है, याद रहेगा। और जो सोनाबाई रजवार है ना बेटा, वो सरगुजा की है। कहाँ की है? सरगुजा की है। क्लियर है यहाँ तक? इसको याद रखिएगा आप। चलो भाई आगे देखते हैं बेटा। तो ध्यान देना, सोनाबाई रजवार भित्ति शिल्प कलाकार है, बिल्कुल। सरगुजा की निवासी है, ये भी सही है बेटा। सीसल, बेटा सीसल नहीं है, इसमें जो रामबास है ना, उससे अपन सीसल शिल्प करते हैं बेटा, उसको पूरा प्रक्रिया के तहत, तो ये वाला नहीं होगा। और ध्यान देना, याद रखना, सोनाबाई रजवार को ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है। अवार्ड का नाम क्या है? शिल्प गुरु अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? शिल्प गुरु अवार्ड। बेटा ये भी सही है, तो याद रखना आपका उत्तर क्या होना चाहिए इसमें? डी। तो क्या गलत है? ये सीसल शिल्प के कलाकार नहीं है, ये रजवार मिट्टी या फिर भित्ति चित्र शिल्पकार है। कौन? सोनाबाई रजवार, ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए, ठीक है, एक बार अच्छे से देखो प्रश्न। देखो भाई, जो भी हम प्रश्न करें बेटा उसको ध्यान देना। जैसे अपन शिल्प कर रहे हैं, शिल्प, देखो बेटा, तो शिल्प में प्रमुख शिल्प तो देखना ही है आपको। इसका एमसीक्यू अपन कर भी रहे हैं और करेंगे भी, इन फ्यूचर भी करेंगे भी। और शिल्पकार भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? शिल्पकार भी पढ़ना है, ठीक है ना। और याद रखना, छत्तीसगढ़ में शिल्पकारी से संबंधित कोई संस्था है, तो वो संस्था कौन है? तो ध्यान देना, वो संस्था जो आपके पास दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, वो है छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड। नाम क्या बताइए? छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड जो है, ये छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे पास क्राफ्टिंग होती है उससे संबंधित सर्वोच्च निकाय है, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, छत्तीसगढ़ राज्य विकास बोर्ड, जो बना है बेटा 2001 में। क्या कब बना है बताइए? 2001 में बना है छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड, ठीक है ना। चलो बेटा इसको डील कीजिएगा। चलो भाई अगला लेते हैं। अगला देखो बेटा, अभी मैंने शिल्पकार बताया था, तो ध्यान देना बेटा, अब पढ़ेंगे चित्रकार। अभी हमने क्या पढ़ा था? शिल्पकार पढ़ाया था, तो अगला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? चित्रकार। तो ध्यान देना, जो भी टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक को अच्छे से डील करना। आपको प्रश्न के साथ साथ बेटा उसका विषय भी याद रखना, उसका टॉपिक याद रखना, और टॉपिक को देख कर ही आपको क्वेश्चन अच्छे से लगाना है, ठीक है ना। देखिए भाई याद रखना, पहला हमारे पास कौन है? बेलगुर मंडावी। तो बेटा याद रखना, जो हमारे पास बेलगुर मंडावी है ना, ये नारायणपुर के गढ़ बंगाल के हैं, ठीक है। नर्मदा सोनसाई कहाँ के हैं? रायपुर के हैं। सुरेश विश्वकर्मा कहाँ के हैं? तो बेटा याद रखना जगदलपुर के हैं। केदार वैष्णव कहाँ के हैं? तो दंतेवाड़ा। इसमें भी 2 3 1 4 आ रहा है बेटा, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? डी। ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो बेलगुर मंडावी है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, आपको क्या करना है? 2 चीज को अच्छे से रेडी करना है। एक तो शिल्पकला छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पिछले साल आया था बेटा सीसल शिल्प के बारे में, और एक आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ में चित्रकला। ये 2 टॉपिक को अच्छे से डील करना है प्री के लिए। किसके लिए? तो क्या बताओगे? प्री के लिए इसको अच्छे से डील करके जाना है, ठीक है यहाँ तक। चलो बेटा, तो याद रखना ये हमारे पास कुछ प्रश्न हो गए। चलो भाई अगला पढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा, ये अब जो प्रश्न बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण होगा भंगाराम के बारे में, भंगाराम यात्रा के बारे में, याद रहेगा ना। ध्यान से देखिए बेटा, भंगाराम यात्रा से जुड़े सत्य कथन की पहचान करना है। भंगाराम यात्रा से जुड़े सत्य कथन की क्या करना है? पहचान करना है। देखो बेटा, भंगाराम, हाँ, भंगाराम देवी का स्थल केश काल के सुरडोंगर वन क्षेत्र में है। याद रखना बेटा, भंगाराम जो देवी का जो स्थल है कहां पर है? कोंडागांव पे है। और कोंडागांव के केश काल के अगर देखा जाए सुरडोंगर वन क्षेत्र में है। बिल्कुल सही है बेटा, याद रखना। प्रत्येक वर्ष याद रखना भाद्र माह में भंगाराम यात्रा का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही है बेटा। किस माह में होता है? भादो के माह पे होता है, ठीक है ना। भंगाराम माई का, ये माई बेटा भाई नहीं है ना, भंगाराम माई का दूसरा नाम क्या है? तेलिन सती माई है। क्या है? तेलिन सती माई है। याद रखना,
भंगाराम माई को अपन क्या कहते हैं, तिली सती माई कहते हैं, ये भी सही है बेटा, याद रहेगा। भंगाराम यात्रा देवी देवताओं के न्याय के लिए प्रसिद्ध है बेटा, ये भी सही है, याद रहेगा। इनके बारे में अगर देखा जाए उल्लेख सबसे पहली बार ना हमारे काका पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब ने किया था, याद रखना, आपने एक इंटरव्यू में किया था। तब से लेकर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक महत्वपूर्ण सस्पेंस बना हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न पीएससी जरूर पूछेगा। और बेटा व्यापम तो पूछ चुका है, याद रखना, हो सके इस बार भंगाराम यात्रा से प्रीलिम्स के पेपर में आ जाए और आपको ये रेडी करने को बेटा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो उसमें, इसमें भंगाराम यात्रा में, याद रहेगा। कब होता है, भादो माह में। इनका स्थल कहां पर है, कोंडा गांव के केस काल के कहां पर है बेटा, तो ध्यान देना सूरडोंगर पे है। भंगाराम माई को अपन और क्या बोलते हैं, तिलिन सती माई कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो बेटा याद रखना, देवी देवताओं के न्याय के लिए प्रसिद्ध है। एक अपन न्याय बुलाते हैं, अगर भगवान लोग क्या होते हैं, गलत ठहराए जाते हैं तो याद रखना उनकी मूर्तियों को तोड़ देते, फिर नवीन मूर्ति स्थापित करते हैं ना, याद रखना बेटा, क्लियर है क्या। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, डी होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है क्या। देखिए भाई अगला प्रश्न लेते हैं, हाँ ठीक है। देखिए भाई जनगणना 2011, अब देखो बेटा आपको जनगणना भी रेडी करना है यार, जब से सबसे इंपॉर्टेंट तो जनजाति का है, दूसरा शेड्यूल कास्ट का है। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजाति को साक्षरता प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम पे क्या करना है, व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। बेटा आपके पास 4 जनजाति है, प्रधान, कंवर, मुंडा, गोड़, याद रहेगा, ठीक है। देखिए भाई प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, हलबा। क्वांटिटी के आधार पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, उरांव। ये तो पहले याद कर लो। तो छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति संख्या बल के आधार पर उरांव है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कौन है, हलबा है। कौन है बेटा, हलबा है, याद रहेगा ना। तो ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे वहां उसका तो जिक्र है नहीं जी, ना तो हलबा है, ना तो हमारे पास क्या है, उरांव है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा जनजाति है ना, वो याद रखना, बट इस ऑप्शन के बेसिस पे प्रधान है। पहला नंबर में कौन आता है, प्रधान ही आता है, ठीक है ना। प्रधान के बाद याद रखना जो पढ़ा लिखा है ना बेटा, वो कंवर है। जो हमारे सीएम साहब है ना बेटा, विष्णुदेव साय साहब, वो कंवर जनजाति के ही हैं। कंवर के बाद याद रखना बेटा मुंडा, और मुंडा के बाद जो पढ़ा लिखा है ना बेटा, वो कौन आता है, गोंड जनजाति के लोग आते हैं। किस जनजाति के लोग आते हैं, गोंड। तो देख लो प्रधान, कंवर, मुंडा, गोंड, कहीं दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है बेटा, वही आपको उत्तर होगा जी। उत्तर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी। तो ध्यान देना, जनजातियों का जनगणना स्पेशली आपको पढ़ना है बेटा, क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, याद रखना, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूहों की संख्या कितनी है। ऐसी कौन कौन सी जनजाति है जिनकी संख्या बेटा 5 लाख से ज्यादा है, याद रहेगा भाई। गोड़ का तो देखोगे 40 लाख से ज्यादा मिलेगा आपको। गोड़ कितना मिलेगा, 40 लाख से ज्यादा ना बेटा आपको गोड़ जनजाति का क्या मिलेगा, जनसंख्या मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के आधार पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए किस जनजाति की जनसंख्या ऐसी है जिसकी संख्या हमारे पास 5 लाख से अधिक है, ठीक है ना। कोई बता सकता है क्या बेटा, देखो ठीक है क्या, ध्यान देना। इसमें वो क्या याद रखना है, एक तो गोड़ है, एक तो कंवर है, एक तो उरांव है, याद रहेगा। एक हमारे पास क्या है, गोड़ है, एक हमारे पास क्या है, कंवर है, एक हमारे पास क्या बेटा, उरांव है। ये जो 3 जनजाति ने बेटा, इनकी संख्या 5 लाख से अधिक है। अकेले गोड़ तो बेटा आपको 40 लाख से भी ज्यादा मिल जाएगा, याद रहेगा। तो ध्यान देना, उत्तर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए बेटा, 3। तो छत्तीसगढ़ में 3 ऐसी जनजाति है जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, मोर देन 5 लाख। क्लियर है क्या, ठीक है बेटा। चलो भाई अब एक और प्रश्न लेते हैं। चलो भाई अब थोड़ा सा जनजाति प्रशासन से संबंधित प्रश्न करते हैं। जनजाति प्रशासन, ठीक है। देखिए भाई, किस समिति ने अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए 5 मापदंडों की सिफारिश की है। देखो बेटा, आपने अलग अलग समिति पढ़ा होगा जनजातीय के बारे में। तो भाई हमारे पास कौन सी समिति है जिसने बोला कि किसी भी वर्ग को अगर हमें जनजाति घोषित करना है या फिर जनजाति का दर्जा देना है,
तो बेटा उस वर्ग के पास कितने ऐसे मापदंड होना चाहिए जिसके आधार पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको जनजाति घोषित कर सकता है, याद रहेगा। तो ऐसे संबंध के लिए किसने एक प्रकार से सिफारिश किया है, तो देखो बेटा ये तो पता होगा, जो पेशा एक्ट आया था ना वो बेटा दिलीप सिंह भूरिया आयोग की सिफारिश पर आया था, 1996 में आया था, याद रहेगा बेटा, क्लियर है। भूरिया आयोग, दिलीप सिंह भूरिया, ठीक है। ढेबर आयोग ने पढ़ा बेटा कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ना उसके लिए मापदंड दिए थे 4 ठो, क्लियर है क्या, उसके लिए याद रखना। एल्विन बेटा याद रखना जनजातियों के विकास के लिए बोला था एल्विन साहब ने, और साथ ही साथ बेटा वो लेखक भी था, ठीक है। लेकिन जो लोकूर समिति ने बेटा इसने क्या किया था, 1960 के दशक में पांच मापदंड बताए हैं। कितने मापदंड बताए हैं? 5 मापदंड बताए हैं, और जिसके आधार पर किसी वर्ग को राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या कर सकता है, जनजाति का दर्जा दे सकता है, याद रहेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा बेटा, लोकूर समिति। लोकूर समिति वह समिति है जिसने क्या किया, किसी भी वर्ग को जनजाति के लिए क्या किया बेटा, 5 मापदंडों की सिफारिश किया है, ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, ध्यान से देखना, अगर आपने अनुसूचित जनजाति रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो किया होगा तो ये पता होगा बेटा, नहीं किया होगा तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो। ध्यान देना, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा निम्न में से किस जनजातीय का मानव शास्त्रीय अध्ययन नहीं किया गया है, बोल रहा है बेटा। इनमें से किस जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन हमने नहीं किया है? तो पहले बच्चों याद रखना, कमार का किया है, बैगा का किया है, भुंजिया का भी किया है, इवन पंडो का भी किया है जी। तो बेटा चारों का किया, इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। सबका किया है, याद रखना, और पंडो का भी किया है, लेकिन इसमें इसका इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर होगा, ठीक है ना बेटा। ठीक है, मानव शास्त्रीय अध्ययन याद रखना, इसमें पब्लिकेशन वाले चैप्टर में जाना, साइट पे लिंक पे जाना बेटा, मिल जाएगा आपको इसका, ठीक है। चलो भाई अगला पढ़ते हैं, देखिए बेटा अच्छे से पढ़ो। 1955 में प्रश्न क्या है बताइए, याद रखना, 1955 में जगदलपुर में हुए अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो बेटा याद रखना, हमारे उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो जगदलपुर आए थे और जनजाति समाज को संबोधित किए थे, और उसी समय उन्होंने जनजाति समाज के विकास के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसको हम लोग कहते हैं पंचशील सिद्धांत कहते हैं। तो पंचशील सिद्धांत जो है वो नेहरू साहब ने जनजातियों के विकास के संबंध में प्रस्तुत किया था, और इसको प्रस्तुत किया था इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया था बेटा। किस सम्मेलन में? तो क्या बताओगे, अखिल भारतीय जनजातीय सम्मेलन। इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए इसका, ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डिजिटल आदिवासी संग्रहालय नया रायपुर अटल नगर में कितने आदिवासी विद्रोह की कहानियां प्रदर्शित की गई है? बेटा जनमन पढ़ते होगा, गए होगा ना इस म्यूजियम पे, तो पता होगा बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, याद रखना डी 14। कितने विद्रोह के वहां पे प्रदर्शनी, तो क्या बता कि 14 विद्रोह का प्रदर्शनी है। तो ध्यान रखना उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो 14 विद्रोह कौन है जिनका उल्लेख इस म्यूजियम में रखा किया गया है। क्लियर है यहां तक? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या की कार्यदृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया? तो पहले बच्चों याद रखना, हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला, ऐसा क्षेत्र जहां जनजाति की संख्या ज्यादा हो, जहां जनजाति की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ऐसा क्षेत्र जहां पे जनजातीय बिखरी हुई हो, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहां पे विशेष पिछड़ी जनजाति का बसाहट ज्यादा हो। तो ध्यान देना, हमारे पास हमने क्या किया है, जो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र उसको हमने 3 भाग में क्या किया बेटा, विभाजित किया है। ऐसा क्षेत्र जहां जनजाति की जनसंख्या ज्यादा हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे जनजाति बिखरी हुई हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे विशेष पिछड़ी जनजाति लोग रहते हो, वहां पे हम क्या करते हैं, इस योजना को, इस विकास कार्यक्रम को क्या करते हैं, लागू करते हैं। याद रहेगा ना,
ठीक है बेटा, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं, लास्ट एक प्रश्न लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। महला, बेटा ये आया हुआ है, महला क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखना, महला जो है ना वो मुरिया जनजाति में सगाई रस्म है। क्या है, क्या बताओगे? जो महला हमारे पास है वो क्या है? मुरिया जनजातियों का सगाई रस्म है। ठीक है क्या? तो बेटा उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा, याद रहेगा। ठीक है बेटा, समझ गया होगे? जय जोहार, याद रहेगा। हालांकि इसको मेरे को पहले बोल देना था, कोई बात नहीं। तो ध्यान रहा, अभी तक हमने महत्वपूर्ण टॉपिक किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से छूटा हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, कहीं तो छूटा होगा। ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर सेशन स्टार्ट खत्म करेंगे। ठीक है, देखो जनजातीय आभूषण, तो ध्यान रख, एक तरफ आपके पास है जनजातियों का आभूषण और एक तरफ है बेटा शरीर के अंग। एक तरफ हमारे पास क्या है? जनजाति का आभूषण है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? शरीर का अंग है। ठीक है, देखिए भाई, बंधा एक आभूषण है जिसको अपन पहनते हैं, गला में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? गला। ढार, बेटा ढार जो है ये हम पहनते हैं कान में। कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। नक, नकब सिर, बेटा इसको पहनते हैं अपन सिर के बाल में, याद रहेगा। और बेटा पट्टा हम कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं बेटा? कलाई में पहनते हैं, याद रखना। तो बंदा कहाँ पहनते हैं? याद रखना, गला में। चार सही हैं, चार सही हैं, ठीक है। ढार कहाँ पहनते हैं बेटा? ढार कान में पहनते हैं, तो बी का तीन बेटा, इसलिए उत्तर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, याद रहेगा। तो जनजातीय आभूषण क्लियर है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, आई होप ये सेशन कुछ काम का काम आएगा आपको, ठीक है ना। उससे पहले ये जो मैंने बताया था बेटा, इसको जरूर याद रखना। जब भी आप जनजाति पढ़ोगे तो ये याद जरूर रखना है भाई, 2024, 23, 22, 21 और 20 में प्रश्न अगर देखा जाए, औसतन अपन देखते हैं बेटा 14 से 15 प्रश्न आए हुए हैं, अच्छे से डील करना है कि नहीं? याद रहेगा। चलो ठीक है बेटा, तो ध्यान रख, अभी तक हमने ये 2 सप्ताह का जो एमसीक्यू चला छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति में, उसमें मैंने आपको विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बताया है, ठीक है। जनजाति प्रशासन के बारे में बता दिया, जनजातियों से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी योजना है बेटा उसको मैंने डील करा दिया। फिर जनजातियों का धार्मिक जीवन, जनजातियों का आर्थिक जीवन, चित्रकला के बारे में, शिल्पकला के बारे में, है कि नहीं भाई। उसके बाद हमने आभूषण बताया बेटा, और आज भी मैंने कुछ प्रश्न जनजाति प्रशासन के आपको डील करवाए हैं। क्लियर है कि नहीं भाई? याद रहेगा। तो बेटा ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लीज आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, आपकी यकीन मानिए आपके एग्जाम में काम जरूर आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद वाले सप्ताह में फिर अपन मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।